25 साल का दिव्यांग अंकित और 32 साल का मजदूरी करने वाला इसरार बाइक पर ये कहकर निकलते हैं कि वो बस 1-2 घंटे में काम निपटाकर लौट आएंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं लौटते। 19 दिनों तक पूरा गांव, पुलिस और परिवार उन्हें जगह जगह पर तलाश करते हैं, लेकिन जब इस रहस्य से पर्दा उठता है तो पूरा इलाका सन्न रह जाता है। दोनों दोस्तों की लोकेशन एक गणेश मंदिर के पास मिलती है, जहां मंदिर के पीछे नई लगी टाइल्स के ठीक नीचे 7 फीट गहरा राज छिपा हुआ था। पुलिस के पहुंचते ही मंदिर का पंडित मौका देखकर फरार हो जाता है, जबकि उसका 2 सहयोगी पकड़ा जाता है। आखिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने कैसे इतनी बड़ी सनसनी पैदा कर दी। मंदिर की 4 दीवारी के पीछे उस दोपहर को ऐसा क्या हुआ था? क्या बेगुनाह इसरार सिर्फ अपने दोस्त के साथ देने की कीमत चुका रहा था? एक पुजारी ने इतनी बड़ी साजिश का चाल कैसे बुना? तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं आज की इस क्राइम की दास्तान को। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव सिगोली तागा से। सिगोली तागा एक ऐसा गांव था जहां लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हर किसी की रूटीन लाइफ बिल्कुल सिंपल और ट्रैक पर चल रही थी। इस गांव में रहता था 25 साल का अंकित। अंकित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी लाइफ में चुनौतियां कम नहीं थी, क्योंकि वो शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ था। लेकिन अपनी इस कमजोरी के बावजूद अंकित बहुत ही शांत, सुलझा हुआ इंसान था। अपनी माँ और 5 बहनों के साथ रहने वाले अंकित की दुनिया बेहद छोटी और खुशहाल थी। 5 बहनों में से 2 की शादी हो चुकी थी, जबकि बाकी परिवार एक साथ रहता था। अंकित पूरे घर का दुलारा था और उसकी माँ हमेशा उसकी देखभाल में लगी रहती। अंकित के घर के ठीक सामने रहता था उसका सबसे पक्का दोस्त 32 साल का इसरार। इसरार एक सीधा साधा मेहनती इंसान था, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। उसकी एक छोटी सी खूबसूरत फैमिली थी। उसकी पत्नी और प्यारे प्यारे 3 छोटे बच्चे। बड़े बेटे की उम्र लगभग 6 साल, दूसरे की 5 साल और सबसे छोटे की उम्र 3 साल। इसरार हर दिन सुबह काम पर निकलता, दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता। इसरार और अंकित की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। अंकित की शारीरिक परेशानी की वजह से अगर उसे कभी गांव में कहीं बाहर जाना होता तो वो हमेशा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इसरार को ही आवाज देता। इसरार भी बिना किसी झिझक के अपनी बाइक निकालता और अंकित की मदद के लिए तैयार हो जाता। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि किसी को भी उनकी इस बॉन्डिंग पर कभी शक नहीं होता। दोनों परिवारों की जिंदगी में सब कुछ बहुत स्मूथ और नॉर्मल चल रहा था। 25 जुलाई 2026 की दोपहर को भी माहौल बिल्कुल आम दिनों जैसा था। घड़ी में दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। अंकित ने अपने घर के बाहर आकर इसरार को आवाज दी। इसरार ने भी हमेशा की तरह बिना कोई सवाल पूछे अपनी बाइक की चाबी उठाई, अंकित को बाइक पर आराम से बैठाया और दोनों घर वालों को कहकर निकल गए। उन्होंने घर वालों से कहा एक छोटा सा काम है, 1-2 घंटे में ही वो निपटा कर लौट आएंगे। लेकिन उस दिन समय बीतता गया। 1-2 घंटे का वक्त कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। शाम ढलने लगी और सूरज डूब गया, लेकिन अंकित और इसरार वापस नहीं आए। शुरुआत में घर वालों को लगा कि शायद रास्ते में कोई काम निकल आया होगा या फिर बाइक में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन जब रात के 8-9 बज गए और दोनों का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार वालों की घबराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने इसरार के मोबाइल पर कॉल किया। फोन पर बेल बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। अंकित के नंबर पर भी लगातार कोशिश की गई, पर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। पूरी रात दोनों परिवार दरवाजे पर आंखें टिकाए बैठे रहे, लेकिन वो दोनों दोस्त वापस नहीं लौटे। अगली सुबह यानी 26 जुलाई की तारीख आ चुकी थी। दोनों लड़कों के फोन अब अचानक स्विच ऑफ बताने लगे। ये बात बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, क्योंकि अगर वो किसी काम से रुके भी होते तो कम से कम एक कॉल करके अपने घर वालों को इन्फॉर्म जरूर करते। अंकित की माँ और इसरार की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और हर कोई अपने अपने लेवल पर तलाश करने में जुट गया। रिश्तेदारों के घर फोन घुमाए गए, आसपास के अस्पतालों और चौराहों पर पूछताछ की गई, लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 26 जुलाई का दिन बीत गया, 27 जुलाई आई, फिर 28 जुलाई भी निकल गई। 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई खबर नहीं आई तो पूरा सिगोली तागा गांव एक गहरे सस्पेंस में डूब गया।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दो इंसान दोपहर की रोशनी में अचानक गायब कैसे हो सकती हैं। आखिरकार गांव वालों और रिश्तेदारों ने फैसला किया अब वो बिना देर किए पुलिस की हेल्प लेने के लिए जाएंगे। 29 जुलाई 2026 को दोनों परिवार नजदीकी चांदीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी देते हुए गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआत में परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर युवा दोस्त कहीं बाहर चले जाते हैं और जल्द ही लौट आते हैं। लेकिन परिवार जानता था कि अंकित अपनी कंडीशन की वजह से कहीं दूर नहीं रुक सकता था और इसरार भी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इतने दिनों तक गायब रहने वाला इंसान नहीं था। उस वक्त इलाके में कांवड़ यात्रा की वजह से पुलिस फोर्स की ड्यूटी काफी व्यस्त थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस की मूवमेंट थोड़ी धीमी रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी, पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हुए पुलिस की सर्विलेंस टीम ने सबसे पहले अंकित और इसरार के मोबाइल नंबरों की सीडीआर और टावर लोकेशन निकलवाई। जब लोकेशन ट्रेस की गई तो पुलिस के सामने एक बहुत ही दिलचस्प सुराग आया। 25 जुलाई की दोपहर को गांव से निकलने के बाद दोनों के मोबाइल की लास्ट एक्टिव लोकेशन उनके गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर लहचोड़ा नाम के एक इलाके में पाई गई। लहचोड़ा इलाके में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर था, जहां की लोकेशन काफी देर तक स्टेबलाइज्ड दिखा रही थी। इसके बाद लोकेशन अचानक मूव होकर वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर बड़गांव के पास बहने वाली एक नहर की तरफ गई और वहां जाकर दोनों के फोन हमेशा के लिए बंद हो गए। अब पुलिस के सामने दो अलग अलग लोकेशन थी, एक लहचोड़ा का गणेश मंदिर और दूसरा बड़गांव की नहर। पुलिस की टीम ने तुरंत बड़गांव की नहर के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोरों की मदद ली गई और आसपास के इलाकों में घंटों छानबीन की गई, लेकिन नहर से ना तो बाइक मिली और ना ही कोई दूसरा सुराग। अब पुलिस का पूरा ध्यान उस पहली लोकेशन पर टिक गया, यानी लहचोड़ा का गणेश मंदिर। पुलिस ने गांव से लेकर मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में दोनों दोस्त बाइक पर जाते हुए साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वापसी के किसी भी फुटेज में दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब साफ था कि वो मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं निकले। पुलिस अब धीरे धीरे उस रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां इस पूरे केस का सबसे बड़ा सस्पेंस छिपा हुआ था। उस गणेश मंदिर में एक पंडित रहता था जिसका नाम था नरेश नाथ। नरेश नाथ लगभग 1 साल से उस मंदिर में पूजा पाठ और देखभाल का काम कर रहा था। उसके साथ उसके 2 चेले भी शामिल थे, एक का नाम था उज्जवल और दूसरे का नाम था कृष्णा यादव। जब पुलिस की टीम नॉर्मल पूछताछ के लिए 12 अगस्त 2026 को पहली बार मंदिर के परिसर में दाखिल हुई तो एक अजीब घटना घटी। पुलिस को देखते ही मंदिर का पंडित नरेश नाथ अचानक घबरा गया। उसने बहुत ही चालाकी से मौका देखकर वहां से खिसकने का फैसला किया और चुपचाप गायब हो गया। एक पुजारी का पुलिस को देखते ही इस तरह अचानक भाग जाना बहुत सस्पिशियस था। पुलिस का शक गहरा गया। पंडित तो निकल चुका था, लेकिन मंदिर परिसर में उसके 2 शिष्य उज्जवल और कृष्णा यादव अभी भी मौजूद थे। पुलिस ने तुरंत दोनों लड़कों को अपने राडार पर लिया। शुरुआत में जब पुलिस ने उनसे कैजुअल सवाल पूछे तो वो दोनों काफी नर्वस दिखे और बातों को घुमाने की कोशिश करने लगे। वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और टाइमलाइन के हिसाब से सवाल दागे तो उन दोनों के पसीने छूट गए। उनके बयानों में बहुत बड़े गैप्स थे। एक तरफ 19 दिनों तक गायब 2 दोस्त, दूसरी तरफ बड़गांव की नहर में गायब होती लोकेशन और अब मंदिर के पुजारी का अचानक फरार हो जाना। ये सब इशारा कर रहा था कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और डरावनी साजिश का हिस्सा है। लेकिन आखिर उस शांत मंदिर की 4 दीवारी के अंदर उस दोपहर ऐसा क्या हुआ था? मंदिर का महंत नरेश नाथ का अंकित और इसरार से क्या कनेक्शन था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो दोनों दोस्त वापस नहीं लौटे तो वो कहाँ गए? सस्पेंस की ये परतें अब खुलने ही वाली थी। पुलिस की हिरासत में आते ही उज्जवल और कृष्णा के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। पंडित नरेश नाथ तो मौके से भाग निकला था, लेकिन ये दोनों शिष्य सर्विलेंस और पुलिस की कड़ी पूछताछ के घेरे में थे। पुलिस की शक्ति बढ़ते ही उज्जवल अंदर से पूरी तरह टूट गया और उसने एक ऐसी खौफनाक सच उगलना शुरू किया जिसे सुनकर जांच कर रहे अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उज्जवल की कहानी की शुरुआत एक बेहद ही अजीब लालच से हुई थी।
उज्जवल एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और पिछले कुछ समय से गणेश मंदिर में महंत नरेश के साथ काम कर रहा था। उज्जवल काफी समय से अपनी शादी को लेकर परेशान था। उसने कई बार नरेश नाथ से गुजारिश की थी कि वो उसका घर बसाने में मदद करे। जब बात आगे बढ़ी तो पंडित ने उससे कहा था कि शादी में करीब 400 रुपया या कुछ शुरुआती खर्च आएगा। लेकिन जब उज्जवल ने अपनी गरीबी का हवाला दिया और कहा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो पंडित नरेश नाथ ने उसके दिमाग में एक ऐसा जाल बुना जिससे उज्जवल कभी बाहर नहीं निकल पाया। पंडित ने उससे वादा किया कि अगर वो उसका एक गुप्त काम कर देगा तो उसकी शादी का पूरा खर्चा वो खुद उठाएगा और उज्जवल को एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। शादी के सपने और पैसों की तंगी से जूझ रहा उज्जवल एक खतरनाक शर्त पर बिना सोचे समझे तैयार हो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पंडित उससे कौन सा खौफनाक काम करवाने वाला है। 25 जुलाई की उस दोपहर को जब अंकित और उसका दोस्त इसरार बाइक से मंदिर पहुंचे तो माहौल में पहले से काफी तनाव था। अंकित अपनी बहन से जुड़ी एक फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पंडित नरेश नाथ से सीधा सवाल जवाब करने आया था। उसके साथ उसका सच्चा दोस्त इसरार भी था, जो सिर्फ अंकित की मदद करने के लिए उसके साथ आया था। मंदिर के अंदर जब बहस बढ़ने लगी तो चालाक पंडित नरेश नाथ ने बात बिगड़ते देख अपनी रणनीति बदल ली। उसने दोनों दोस्तों को शांत कराया, अपनी गलती मानने का नाटक किया और उन्हें भरोसे में लेने के लिए चाय पानी का इंतजाम किया। लेकिन उस चाय के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी। पंडित ने चालाकी से उस चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही अंकित और इसरार ने वो चाय पी, कुछ ही मिनटों में दोनों की हालत बिगड़ने लगी और वो पूरी तरह से अचेत हो गए। इसके बाद उनकी हालत को और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए उन्हें कुछ दवाइयों की हेवी डोज भी दी गई, जिससे वो बोलने या उठने की स्थिति में बिल्कुल ना रहे। जब दोनों दोस्त पूरी तरह से खामोश और असहाय हो चुके थे, तब पंडित अपने दोनों शिष्य उज्जवल और कृष्णा यादव को बुलाता है। पंडित ने उनसे कहा कि अब समय आ गया है और उन्हें मंदिर के पीछे वाले हिस्से में एक गहरा गड्ढा खोदना होगा। उज्जवल शादी के लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कुदाल और फावड़ा उठा लिया। 25 जुलाई की देर रात पंडित नरेश नाथ, उज्जवल और कृष्णा यादव ये तीनों मिलकर मंदिर के पिछले हिस्से में लगभग 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा खोदने लगे। इस दौरान किसी बाहरी इंसान की नजर उन पर ना पड़े, इसके लिए पंडित ने अपने लगभग 15 से 16 साल के नाबालिग बेटे को पहरेदारी पर लगा दिया। बेटे को सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर की तरफ आता दिखे तो तुरंत अलर्ट कर दे। जब गड्ढा पूरी तरह से तैयार हो गया तो उन तीनों ने मिलकर बेसुध पड़े अंकित और इसरार को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया। ये साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को गुमराह करने के लिए, इस खौफनाक राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए पंडित नरेश नाथ ने एक बेहद शातिराना दिमाग लगाया। उसने गड्ढे के ऊपर मिट्टी को एकदम समतल कराया और उसके ऊपर नई टाइल्स लगवा दी। टाइल्स इस तरह से लगाई गई कि किसी को भी देखने पर जरा सा भी शक न हो कि वहां की जमीन को खोदी गई थी। इसके बाद सबूत मिटाने का काम शुरू हुआ। दोनों दोस्तों के मोबाइल फोन उठाए गए और उन्हें मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़गांव की नहरों में फेंक दिया गया, ताकि पुलिस की जांच सिर्फ नहर के आसपास भटकती रहे। वहीं जिस बाइक से दोनों दोस्त आए थे, उसे लगभग 25 किलोमीटर दूर ले जाकर यमुना नदी में बहा दिया गया। ये पूरी योजना इतनी सफाई से बनाई गई थी कि 19 दिनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लोग मंदिर में आते रहे, पूजा पाठ होता रहा और ठीक उसी जगह के नीचे दो बेगुनाह दोस्तों का राज दफन रहा। लेकिन जब पुलिस ने 12 और 13 अगस्त 2026 को उज्जवल और कृष्णा की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट और सीनियर अफसरों की मौजूदगी में खुदाई शुरू करवाई, तो रात के 3 बजे के करीब मिट्टी के नीचे से दोनों के शव बरामद हुए। 19 दिन बीत जाने की वजह से शवों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मौके पर मौजूद परिजनों ने इसरार की पहचान उसकी कलाई पर बंधी घड़ी और कपड़ों से की, जबकि अंकित की पहचान उसके पहनावे से हुई। इस खौफनाक खुलासे ने सभी को हैरान करके रख दिया। इस पूरी वारदात का पर्दाफाश होने के बाद पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर इस खौफनाक कदम के पीछे की असली वजह क्या थी।
आखिर क्यों एक पंडित ने दो मासूम जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंकित की बहन। हाँ। किस पुजारी से? पुजारी से। इन्हें सारी पता है, इसकी माँ भी जावे, बहन भी जावे, सब जावे। जांच के दौरान जब पुलिस ने पंडित नरेश नाथ की बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगाली तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पंडित नरेश नाथ मूल रूप से उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला था। लगभग 1 साल पहले वो अंकित के गांव सिगोली तागा में आकर रहने लगा और वहां के एक स्थानीय मंदिर में पूजा पाठ का काम करने लगा। उसी दौरान उसका संपर्क अंकित के परिवार से हुआ। गांव में रहने के दौरान इस पंडित का व्यवहार धीरे धीरे संदिग्ध होने लगा। आरोप थे कि इस पंडित की वजह से अंकित के परिवार में अंदरूनी कलह शुरू हो गई और गांव के लोगों ने जब पंडित की हरकतों पर आपत्ति जताई तो पूरे गांव ने मिलकर उसे सिगोली तागा से बाहर निकाल दिया। गांव से निकल जाने के बाद नरेश नाथ ने 7-8 किलोमीटर दूर लहचोड़ी के गणेश मंदिर में अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन 25 जुलाई के आसपास सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से शेयर होने लगी जिसमें पंडित के साथ अंकित की बहन की मौजूदगी का दावा किया जा रहा था। इस बात को लेकर अंकित बेहद गुस्से में था। अंकित चाहता था कि ये मामला आगे ना बढ़े और पंडित इस तरह की गतिविधियों से दूर रहे। इस सिलसिले में बात करने के लिए अंकित अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी दोस्त इसरार को लेकर मंदिर पहुंचा। इसरार का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपने दोस्त का मदद करना चाहता था, इसलिए वो बिना कोई ऐतराज किए अंकित के साथ निकल पड़ता है। वारदात के बाद जब मीडिया ने अंकित की बहन से बात करने की कोशिश की तो उसने पंडित के साथ किसी भी गलत संबंध के दावों को साफ खारिज कर दिया। उसने कहा कि वो पंडित को अपने पिता के समान मानती थी। पुलिस की शुरुआती छानबीन से यही बात साफ हुई कि विवाद की मुख्य वजह वही पुरानी रंजिश और मान सम्मान का मुद्दा था, जिसकी वजह से पंडित ने अपनी पहचान बचाने के लिए इस भयानक घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अपने प्रयासों से 19 दिनों के अंदर इस अंधे केस का पर्दाफाश तो कर दिया और दोनों शिष्य उज्जवल और कृष्णा यादव को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन मुख्य आरोपी वो पंडित नरेश नाथ और उसका बेटा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की कई विशेष टीमें उनकी तलाश में लगातार अलग अलग राज्यों में छानबीन कर रही है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अंधविश्वास, लालच और झूठी शान के चक्कर में इंसानियत को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक और रोमांचक क्राइम स्टोरी के साथ। चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए या पूरा परिवार, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सौरभ से। यही आवाज गूंज रही थी कानपुर के एक छोटे से घर में। किसी को अंदाजा भी नहीं था चचेरे भाई बहन के 3 साल की लव अफेयर की कीमत 2 जिंदगियों की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ेगी। 23 साल का सौरभ और 20 की शालिनी समाज की पाबंदियों को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों घर से भागकर दिल्ली जाकर रहने लगते हैं। लेकिन घटना में सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब शादी के 4 महीने बाद दोनों छुपते छुपाते कानपुर लौटते हैं। कानपुर का बर्रा इलाका और मंगलवार की एक शांत दोपहर। कानपुर के एक 3 मंजिले मकान का दरवाजा कसकर बंद था और फर्श पर पड़ा था सुर्ख लाल सिंदूर। शालिनी उर्फ रानी की मांग ताजा सिंदूर से भरी हुई थी। दूसरी तरफ सौरभ के हाथों पर भी सिंदूर लगा था। करीब दोपहर के 1:30 बजे जिस लड़की ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने माँ से फोन पर बात की, महज उसके 90 मिनट बाद यानी दोपहर के 3 बजे उस कमरे के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक ड्रामा घटा। कमरे पर रखे एक रजिस्टर पर वो अनजान फोन नंबर आखिर किसका था? क्या ये परिवार के तानों और मेंटल प्रेशर से उपजा हुआ कोई खौफनाक कदम था या फिर इसके पीछे छुपा था कोई और खतरनाक मिस्ट्री? चलिए आज के इस क्राइम स्टोरी को शुरुआत से समझते हैं। 23 साल का सौरभ सविता उर्फ टोनी और 20 साल की शालिनी उर्फ रानी दोनों कानपुर के संचेरी थाना इलाके के रहने वाले थे। सौरभ एक साधारण और मेहनती लड़का था। उसके पिता नरेश सविता संचेरी में एक सैलून चलाते थे, जहां सौरभ भी अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था। सौरभ का नेचर काफी शांत था और गांव के इलाकों में वो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ थी शालिनी,
उर्फ रानी, जो अपने परिवार की लाडली थी। रानी के परिवार में उसकी माँ पिंकी, पिता गुड्डू, एक छोटी बहन संध्या और भाई शालू थे। सौरभ और रानी का आपस में एक बेहद करीबी रिश्ता था। वे दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। आज से करीब 3 साल पहले 2023 को परिवार के छोटे मोटे फंक्शंस और मिलना जुलना अचानक एक अलग मोड़ लेने लगा। सौरभ और रानी के बीच बातें बढ़ने लगी। शुरुआत में ये बातचीत केवल एक पारिवारिक जुड़ाव, दोस्ती जैसी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत गहरा होता चला गया। वे दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, देर रात तक फोन पर बातें करने लगे और अपनी जिंदगी के फ्यूचर प्लान्स शेयर करने लगे। एक ही परिवार और रिश्तेदारी में चचेरे भाई बहन होने के कारण सोसाइटी और कजिन रिलेशंस की अपनी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन सौरभ और रानी के दिल में पनप रहे इस प्यार ने इन बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया। करीब 3 सालों तक ये सीक्रेट लव अफेयर बिल्कुल खामोशी से चलता रहा। दोनों अपनी एक अलग दुनिया के सपने सजा रहे थे, जहां समाज के सवाल, परिवार का विरोध उन्हें छू तक ना सके। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे सीक्रेट्स बहुत लंबे समय तक छुप नहीं पाते। धीरे धीरे परिवार के लोगों को सौरभ और रानी के बर्ताव में बदलाव दिखने लगा। दोनों का एक साथ वक्त बिताना, बिना किसी वजह के लंबे समय तक फोन पर बिजी रहना और एक दूसरे के प्रति एक्स्ट्रा केयर दिखाना घर वालों को सस्पिशियस लगने लगा। जब सच सामने आया तो दोनों परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। चचेरे भाई बहन के बीच ऐसा रिश्ता सामाजिक और पारिवारिक रूप से किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। घर में रोज रोज बहस होने लगी और तनाव का माहौल बनने लगा। सौरभ के घर वालों ने उस पर सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी के माता पिता ने भी उस पर कड़ा पहरा बिठा दिया। दोनों को साफ शब्दों में समझा दिया गया कि ये रिश्ता कभी मुमकिन नहीं हो सकता और उन्हें इसे तुरंत खत्म करना होगा। लेकिन सौरभ और रानी पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे। उनके लिए ये रिश्ते से पीछे हटना नामुमकिन सा हो गया था। रोज रोज के झगड़ों और मेंटल प्रेशर ने उनके लिए घर के माहौल को बेहद घुटन भरा बना दिया था। मार्च के महीने में यह विवाद अपने पीक पर पहुंच गया। किसी ने सौरभ और रानी को संचेरी इलाके में एक साथ घूमते हुए देख लिया और तुरंत इसकी खबर दोनों के परिवार को दे दी। इस बात पर घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि सीधे पुलिस स्टेशन तक बात जा पहुंची। दोनों पक्षों के लोग संचेरी थाने पहुंचे। माहौल में काफी तनाव था। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और परिवार वाले किसी भी कीमत पर दोनों को अलग करना चाहते थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को बैठाया और कानूनी पहलू समझाए। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि सौरभ की उम्र 23 साल और रानी की उम्र 20 साल है, यानी दोनों कानूनी तौर पर बालिग थे। पुलिस ने काफी देर तक दोनों को और उनके परिवार को भी समझाने बुझाने की कोशिश की कि सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए कोई जल्दबाजी ना करे। काफी बहस के बाद उस दिन तो पुलिस के समझाने पर दोनों पक्ष शांत होकर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांत तूफान से पहले की एक खामोशी थी। थाने से लौटने के ठीक अगले ही दिन सौरभ और रानी ने एक ऐसा बोल्ड और रिस्की फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने हमेशा के लिए अपने अपने घर को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। परिवार की नाराजगी और समाज के तानों से दूर भागकर दोनों सीधे कोर्ट पहुंचे और चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कानूनी रूप से पति पत्नी बनने के बाद उन्हें मालूम था कि कानपुर में रहना उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि परिवार वाले लगातार उनकी तलाश कर रहे होंगे। इसलिए दोनों ने तुरंत कानपुर छोड़ने का फैसला बना लिया और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई। सौरभ ने वहां कुछ छोटा मोटा काम तलाशना शुरू किया और रानी कमरे की देखरेख करने लगी। करीब 4 महीने तक वे दोनों दिल्ली में परिवार की नजरों से दूर रहे। हालांकि इस दौरान भी दोनों के दिल में अपने घर की याद और एक अनजाना डर हमेशा बना रहता। वे जानते थे कि उनका ये स्टेप उनके परिवार के लिए कितना बड़ा झटका था। लेकिन दिल्ली में 4 महीने बिताने के बाद अचानक रानी की तबीयत खराब होने लगी। अनजान शहर में मेडिकल हेल्प और सही देखभाल ना मिल पाने के कारण रानी ने कानपुर वापस लौटने की जिद की। महज कुछ ही दिनों पहले सौरभ और रानी ने दिल्ली से कानपुर लौटने का डिसीजन लिया, लेकिन वो अपने अपने गांव या घर नहीं गए।
उन्होंने कानपुर के बर्रा 7 इलाके के एसएस ब्लॉक में एक मकान की दूसरी तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। मकान मालिक को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया हुई। सौरभ ने मकान मालिक को सिर्फ इतना बताया कि वे दोनों पति पत्नी हैं और काम के सिलसिले में यहाँ रहने आए हैं। कमरे में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी जरूरत का सामान जुटाया और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए। मंगलवार की सुबह भी बाकी दिनों की तरह बेहद नॉर्मल थी। सुबह करीब 11:30-12 बजे के आसपास सौरभ कमरे से बाहर निकला था। उसने आसपास के दुकान से कुछ सामान खरीदा और वापस कमरे में चला गया। दोपहर 1:30 बजे रानी की अपनी माँ पिंकी से फोन पर बात हुई। रानी की माँ के मुताबिक उस बातचीत में रानी की आवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ना तो उसकी आवाज में कोई डर था, ना कोई घबराहट और ना ही सौरभ के साथ किसी झगड़े का कोई संकेत। रानी ने अपने माँ को बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर है और वो दोनों अपना ध्यान रख रहे हैं। बातचीत इतनी सहज थी कि रानी की माँ को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अगले 1.5 घंटे में उनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। दोपहर के करीब 3 बज चुके थे। बर्रा 7 स्थित उस मकान की पहली मंजिल पर रहने वाली नीलम नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने कपड़े सुखाने के लिए छत की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल से गुजरी, उनकी नजर कमरे की वेंटिलेटर पर पड़ी। वेंटिलेटर के शीशे से अंदर का दृश्य देखकर नीलम के कदम वहीं जम गए। कमरे के अंदर सौरभ का बेजान शरीर लटक रहा था। घबराई हुई नीलम तुरंत नीचे भागी और मकान मालिक व पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मकान मालिक ने बिना देर किए तुरंत बर्रा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गई। उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर आ पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आखिर में पुलिस को दरवाजे की कुंडी तोड़नी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का मंजर बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला निकला। कमरे के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी, जिस पर 20 साल की रानी का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पर कपड़े से गला के साफ और गहरे निशान मौजूद थे। वहीं पास में सौरभ फंदे से झूल रहा था। लेकिन इस क्राइम सीन पर जिस चीज ने पुलिस को और फॉरेंसिक टीम का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो थी कमरे में फैली हुई कुछ अजीब सी चीजें। फर्श पर सिंदूर बिखरा हुआ था। पास ही सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी खाली पड़ी थी। रानी की मांग ताजे लाल सिंदूर से भरी हुई थी और हैरानी की बात यह थी कि सौरभ के हाथों की उंगलियों पर भी सिंदूर के ताजा निशान लगे हुए थे। इसके अलावा कमरे में रखे एक रजिस्टर पर पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर्स लिखे हुए मिले। जब पुलिस ने उन नंबर्स पर कॉल किया तो वो नंबर बर्रा 8 में रहने वाले रानी के मौसा कृष्ण कुमार सविता का निकला। पुलिस ने उन्हें तुरंत मौके पर बुलाया। शुरुआती सीन को देखकर पुलिस को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि सौरभ ने पहले किसी दुपट्टे या कपड़े से रानी का उसकी जान ली और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोपहर 1:30 बजे तक जिस कपल के बीच सब कुछ ठीक लग रहा था, अचानक दोपहर के 3 बजे ऐसा क्या हो गया? क्या उन दोनों के बीच कोई पुरानी कड़वाहट अचानक उभर आई थी, या फिर परिवार के लगातार आ रहे फोन कॉल्स और अलग होने का दबाव उनके दिमाग पर हावी हो गया था? फॉरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट्स, सिंदूर की डिब्बी, रजिस्टर और दोनों के मोबाइल फोन्स को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उनके व्हाट्सएप चैट्स और कॉल डिटेल्स से सस्पेंस का पर्दाफाश किया जा सके। दूसरी तरफ जैसे ही रानी के माता पिता को इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। माँ पिंकी और पिता गुड्डू रोते बिलखते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर सौरभ के परिवार पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया। माँ पिंकी का कहना था कि कोर्ट मैरिज के 4 महीने बीत जाने के बाद भी सौरभ के घर वाले रानी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे लगातार दोनों पर शादी तोड़ने और अलग होने का प्रेशर बना रहे थे। परिजनों का दावा था कि इसी प्रेशर और धमकियों की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने के बावजूद सौरभ के परिवार से कोई भी व्यक्ति मौके पर या अस्पताल पर नहीं पहुंचा, जिसने पुलिस के शक की सुई को और गहरा कर दिया। घटनास्थल की नाजुक स्थिति को देखते हुए बर्रा पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत अपनी छानबीन की स्पीड बढ़ा दी।
कमरे की एक एक चीज, एक एक कोना किसी न किसी बड़े सुराग की गवाही दे रहा था। सबसे पहला सवाल जो जांच अधिकारियों के दिमाग में कौंध रहा था वो था कि आखिर उस कमरे में बिना किसी बाहरी इंसान की एंट्री के ये हादसा कैसे हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद था और कुंडी तोड़कर ही पुलिस अंदर दाखिल हो पाई थी। इससे ये बात तो साफ थी कि घटना के वक्त कमरे में सौरभ और रानी के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कमरे का मुआयना करते हुए फर्श से सिंदूर के सैंपल्स कलेक्ट किए। रानी की मांग में भरा सिंदूर और सौरभ के हाथ पर लगे लाल रंग के निशान इस बात का इशारा कर रहे थे कि अनहोनी से ठीक पहले दोनों के बीच कुछ बेहद खास या फिर इमोशनल ड्रामा घटा था। रानी की मां बार बार आरोप लगा रही थी कि सौरभ का परिवार दोनों को लगातार मेंटल प्रेशर में रख रहा था। जब रानी की तबीयत खराब हुई और वो मजबूरी में दिल्ली से कानपुर लौटे तो उन्हें लगा कि शायद अब वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बर्रा में किराए का कमरा लेने के बाद भी ये मेंटल स्ट्रेस कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ पुलिस ने जब मकान के वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक और लापरवाही सामने आई। मकान मालिक के पास सौरभ और रानी के बैकग्राउंड या उनके परिवार के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। सौरभ ने सिर्फ इतना बताया था कि वे काम के सिलसिले में किराए पर रहने आए हैं। मकान मालिक ने ना तो पुलिस वेरिफिकेशन कराया था और ना ही कोई आईडी प्रूफ सही तरीके से सबमिट कराया था। पुलिस को कमरे के बाहर खड़ी एक पुरानी बाइक के नंबर से शुरुआती डिटेल्स ट्रैक करनी पड़ी थी। इस बात ने लोकल एरिया में किराएदारों के वेरिफिकेशन और सेफ्टी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। कानपुर के इस चर्चित बर्रा केस ने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 साल का एक सीक्रेट लव अफेयर, परिवार का कड़ा विरोध, 4 महीने की दिल्ली की गुमनाम जिंदगी और आखिर में एक किराए के बंद कमरे में बिखरा हुआ सिंदूर, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कानूनी रूप से बालिग होने के बावजूद सामाजिक ताने बाने और पारिवारिक दबाव ने 2 युवाओं की सोच पर ऐसा असर डाला कि एक हंसती खेलती जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आज की ये क्राइम स्टोरी पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज नए नए क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।